चलिए तो अब बिहार चुनाव की बात कर लेते हैं। आज थम जाएगा पहले चरण का चुनाव प्रचार। जी हां, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सियासी दलों ने ताकत झोंक दी है। जेपी नड्डा, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ताबड़तोड़ रैलियां देखी गई। पहले चरण में 71 विधानसभा सीटों पर होना है मतदान और पहले चरण में 1066 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। पहले फेज में 2,14,06,096 मतदाता है और पटना जिले की 5, भागलपुर की 2, भभुआ रोहतास जिले में मतदान होना है। भोजपुर, औरंगाबाद, नवादा, गया, जमुई, बांका, जहानाबाद जिलों में मतदान। इसके साथ साथ बक्सर, अरवल, नवादा और शेखपुरा जिलों में मतदान होना है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस समय पटना से ऋषिकेश चुनाव प्रचार पहले चरण के लिए आज थम जाएगा और कई प्रत्याशियों की किस्मत का अब चूंकि फैसला आने का वक्त हो चुका है। अगर बात करेंगे हम बिहार के चुनाव की तो फिर कहीं ना कहीं वहां पर जिस तरह से रैलियां ताबड़तोड़ देखी गई, किसी भी तरह से प्रचार प्रसार में कमी नहीं होनी चाहिए, इसे लेकर स्टार प्रचारकों ने भी खूब वहां पर दम भरा है। जी देखिए, बिल्कुल आज पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन है और शाम 5 बजे प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। बीजेपी की अगर बात करें तो जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, जेपी नड्डा की आज 2 सभाएं हैं, रामकृपाल यादव, जितने भी सांसद हैं वहाँ पे, रवि किशन सेलिब्रिटी है, मनोज तिवारी लगातार जो दिल्ली से सांसद हैं वो बिहार में मौजूद हैं और अलग अलग रैलियां कर रही हैं। तकरीबन 18 से 20 हेलीकॉप्टर रोज पटना के एयरपोर्ट से उड़ान भर रही है पहले चरण के चुनाव को लेकर। हालांकि उसमें बहुत सारे ऐसे चुनावी रैलियां हैं जहां दूसरे चरण का चुनाव होना है 94 सीटों के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा चुनाव प्रचार में जो दमखम दिख रहा है वो तेजस्वी यादव का, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं। एक दिन में तकरीबन 10 से 12 रैलियां कर रहे हैं और सबसे खास बात ये रही कि उनके चुनावी रैलियों में हेलीकॉप्टर में कभी तकनीकी खराबी आ जा रही है, लिहाजा वो कभी सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं, कभी हेलीकॉप्टर मार्ग से यात्रा कर रहे हैं। और कमोबेश उसी तरीके से कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की पूरी फौज बिहार की राजधानी में उतार दिया है। दोपहर में 12 बजे राजीव शुक्ला, जो सीनियर नेता हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कांग्रेस के बारे में जानकारी देंगे। खास करके बीजेपी यहाँ जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है, ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है, उसको लेकर वो लगातार हमलावर है कांग्रेस। और कोशिश की जा रही है कि जो महागठबंधन का एजेंडा है, चाहे वो 10 लाख नौकरी देने की बात हो या किसानों के कर्ज माफी का बात हो या फिर अन्य मसलों को लेकर के जो कांग्रेस ने वादे किए हैं, अपना ध्यान उस पर फोकस रख रही है। तो जो चुनाव प्रचार का एजेंडा है वो ध्रुवीकरण की ओर न जाकर विकास के मुद्दे पर है। और अलग अलग रैलियों में ऐसा बहुत कमतर होता है जब बात रोजगार की हो, बात किसानों के कर्ज की हो या फिर बात अन्य मुद्दों की हो। तो चुनाव बिहार में घोषणा पत्रों के जरिए ही लड़े जा रहे हैं और उन घोषणा पत्रों में सिर्फ और सिर्फ चर्चा विकास को लेकर है, रोजगार को लेकर है। और कोशिश है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की तरफ से कि इस मुद्दे को कभी कभी ध्रुवीकरण की ओर ले जाया जाए, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर यहाँ सरकार नहीं बनी एनडीए की तो कश्मीर के जो आतंकवादी है वो बिहार में रहेंगे, बिहार पनाहगार उनका होगा। ये भी कहा जा रहा है कि दीपावली मनेगी तो दूसरे जगहों पे मनेगी। तो एक कोशिश जरूर है लेकिन उसका रंग दिख नहीं रहा है बिहार के चुनाव में। यहाँ बातें सिर्फ और सिर्फ 15 साल नीतीश कुमार के शासन की हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, केंद्र की नीतियों की हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, 4 रैली वो कर चुके हैं। दूसरी जो उनकी रैलियों की किस्त है वो 28 नवंबर को, जिस दिन पहला वोटिंग है पहले चरण का, उस दिन वो वोट मांगेंगे बिहार के लोगों से। और कोरोना को लेकर, कोरोना वैक्सीन सबसे ज़्यादा यहाँ फ्री में देने की बात को लेकर सियासत है। लेकिन मुद्दे सिर्फ और सिर्फ रोजगार को लेकर है, चाहे वो 10 लाख का हो या बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र में कहा गया कि 19 लाख रोजगार देंगे। इनको लेकर के ही आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और ऐसा बिहार के चुनाव में कमतर होता है जब यहाँ वोट विकास के नाम पर मांगे जाएं। हाँ, ये सारे तो मुद्दे हैं ऋषिकेश। क्योंकि अगर हम रोजगार की बात करेंगे तो खुले मंच से चुनावी सभा में राहुल गांधी की बात कर ली जाए, तेजस्वी यादव की बात कर ली जाए या बीजेपी के बड़े नेताओं की बात कर ली जाए, सबने ये बात कही कि रोजगार हम देंगे, हमारी सरकार बनती हो तो। लेकिन चिराग पासवान ने भी एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि सीतामढ़ी में अगर वो चुनाव जीतते हैं तो यहाँ पर सीता माँ का एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा।
देखिए, सबसे ज्यादा अगर चुनावी कैंपेन में या पूरे विधानसभा के चुनाव में अगर कंफ्यूजन की स्थिति है या फिर अंतर्द्वंद की स्थिति है तो वो भाजपा और लोजपा के बीच ही है। लगातार लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान तमाम रैलियों में इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो धुंध उन्होंने बरकरार रखी थी, जो उन्होंने नारा दिया था बिहार में भाजपा लोजपा की सरकार, उसी एजेंडे के तहत वो आगे बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के धर्म के एजेंडे को अगर राम मंदिर का लेकर, राम मंदिर का जो खाका खींचा गया अयोध्या में, उसी कमोबेश स्तर पर इन्होंने सीतामढ़ी में जब दौरा किया तो उन्होंने कहा कि माता जानकी का वो भव्य मंदिर बनाएंगे जो राम मंदिर के तर्ज पर होगा। या फिर जितने भी मुद्दे हैं सभी मंचों से वो खुलकर कह रहे हैं कि अगर आपने जनता दल यूनाइटेड को वोट दिया, नीतीश कुमार की पार्टी को वोट दिया, तो आप बिहार का भविष्य बर्बाद कर देंगे। चाहे वो रोजगार का बात हो, पलायन का बात हो, लॉकडाउन के तहत जिस तरीके से प्रवासी मजदूर पलायन किए, शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, तो चिराग पासवान कमोबेश और उनकी पार्टी वही बात चुनाव में कर रही है जिसकी बात आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस कर रही है। लेकिन साथ साथ बीजेपी की जो विचारधारा है, बीजेपी का जो एजेंडा है, जो प्रधानमंत्री बार बार उसको दोहरा रहे हैं कि उन्होंने चाहे वो मुद्रा की बात करें, रोजगार की बात करें, या 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात हो, या फिर धार्मिक एजेंडा जो हो, उसको भी चिराग पासवान आगे बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने चुनाव में कोशिश की अपने तर्कस से कि मां जानकी का भव्य मंदिर बनवाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मुद्दों के आधार पर अपने वोटरों को कम से कम ये कंफ्यूजन में बांध कर रखा जाए आखिरी चुनाव तक। खास करके पहले चरण का जब वोटिंग होगा 28 अक्टूबर को, तो भाजपा और लोजपा के कार्यकर्ता एक हो, एक मंच से हो, एक तरीके की विचारधारा से हो, तो इस बात का जो भी संकेत मिलता है, देने की कोशिश करते हैं, वो चिराग पासवान चूकते नहीं है। इसीलिए उनके एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी के का एजेंडा भी शामिल है और साथ ही साथ नीतीश कुमार के सुशासन और विकास पर चोट भी है जो आरजेडी से मेल खाता है। क्योंकि चुनाव प्रचार आज पहले ये के लिए खत्म हो रहा है, तो इसमें एक सवाल ये भी बनता है ऋषिकेश की, इधर आरजेडी की तरफ से भी सवाल उठाए गए थे महागठबंधन की तरफ से कि जो अभी कुछ दिन पहले ही प्रमुख अखबारों के पहले पन्ने पर एडवर्टीजमेंट दिया गया था बीजेपी की तरफ से, उसमें नीतीश कुमार का चेहरा गायब था। इसे भी घेरने को लेकर काफी कोशिशें हुई। देखिए, बिल्कुल अगर आप एनडीए को लेकर के अगर चुनावी पैटर्न को बात करें तो कोशिश जरूर हो रही है कि 12 रैलियां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जनता दल यूनाइटेड का फोकस उन इलाकों में है जहां उनके ज्यादा उम्मीदवार लड़ रहे हैं। तकरीबन 115 उम्मीदवार हैं जो जनता दल यूनाइटेड के चुनाव लड़ रहे हैं, और पहले चरण के जो 71 सीटों का चुनाव हो रहा है उसमें 36 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है। तो ये सबसे ज्यादा बड़ी, जो पहले चरण में बड़ा साझीदार नीतीश कुमार की पार्टी है। और इसीलिए देखिए कि जनता दल यूनाइटेड का फोकस अपने विधानसभा चुनाव पर ज्यादा, हालांकि बीजेपी के विधानसभा में भी वो नीतीश कुमार वोट मांगने जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के 15 साल के शासन को लेकर के इतनी ज्यादा नाराजगी, और उस नाराजगी को पॉलिटिकल पार्टियों ने इतना मजबूत आधार बना लिया है कि जहां कहीं भी जा रहे हैं नीतीश कुमार के भाषणों में आप देखेंगे कि उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं, और नीतीश कुमार बार बार उन्हें मन से चेतावनी दे रहे हैं। एक तरीके से जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो मर्यादित भाषा के लिए जाने जाते थे, जो मर्यादित राजनीति करने के लिए जानते थे, सामाजिक न्याय के साथ विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते थे, वही नीतीश कुमार इस चुनावी मौसम में बदले बदले नजर आ रहे हैं। और राजनीतिक पार्टियों का ये आरोप है कि ये वो नीतीश कुमार नहीं है जो 15 साल पहले हुआ करते थे, 2004 के हुआ करते थे, 2010 के मुख्यमंत्री के तौर पर हुआ करते थे, 2015 में हुआ करते थे। नीतीश कुमार बदले बदले हैं और थोड़ा उनकी खींच बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो चौतरफा हमला हो रहा है, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी के हों, महागठबंधन के हो, खास करके कांग्रेस और आरजेडी के हों, वाम पार्टियों का हो, उस सबके एजेंडे में नीतीश कुमार शामिल हैं। उनके शासन, उनके कुशासन, उनके स्वास्थ्य की बदहाली, उनके शिक्षा की बदहाली, उनके रोजगार की बदहाली, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा चोट हो रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार अपनी जो सधी हुई राजनीति है उससे थोड़ा अलग होकर अपने अलग अंदाज में दिख रहे हैं, और मंचों से कई बार चेतावनी दे रहे हैं महागठबंधन को, खास करके आरजेडी के कार्यकर्ताओं को, जो उनकी सभाओं में उन्हीं के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा ऋषिकेश, चूंकि इन रैलियों में भीड़ भी काफी देखी गई, कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स है, जो विशेषज्ञ है कोविड को लेकर, उनका कहना होता था कि ये भीड़ कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि कई बार आप देखे होंगे इन सभाओं में भीड़ लाखों की उमड़ पड़ रही है।
देखिए, चूंकि भीड़ पैमाना आप चुनाव का कह भी सकते हैं और उसका दूसरा पक्ष है कि भीड़ पैमाना नहीं भी होता है। नहीं तो अगर आपको याद होगा कि चाहे झारखंड का विधानसभा चुनाव हो या बिहार के बीते विधानसभा चुनाव की बात हो, जब प्रधानमंत्री रैली करते थे, हम लोग झारखंड में जब अलग अलग घूम रहे थे तो सबसे ज़्यादा भीड़ होती थी प्रधानमंत्री की रैलियों में। लेकिन नतीजा देखिए कि बीजेपी के पक्ष में कितनी ज़्यादा सीटें आई और बीजेपी कैसे सत्ता से बाहर हो गई। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी जब प्रधानमंत्री बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में रैली करते थे तो भीड़ 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसे हुआ करती थी। और भीड़ को देखकर ये अंदाज लगा पाना बेहद मुश्किल होता था कि एनडीए की हालत इतनी खराब होगी। और जब चुनावी नतीजे आए तो देखिए कैसे एनडीए के जिम्मे, खास करके भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे महज 243 में से 52 सीटें हाथ लगी और महागठबंधन की सरकार बनी। तो इस बार महागठबंधन की रैलियों में भीड़ जरूर उमड़ रहे हैं, लेकिन सामाजिक समीकरण की दुहाई देकर जो वोटिंग का पैटर्न है बिहार में, उसको लेकर अब भी एनडीए को लगता है कि सरकार उन्हीं की बनेगी, चाहे जैसे बने। लेकिन जिस तरीके के हालात हैं और जो भीड़ की आबो हवा है, उसमें तमाम जो पॉलिटिकल पंडित हैं, पर्यवेक्षक हैं, हम जैसे रिपोर्टर्स हैं, उनको लगता है कि नीतीश कुमार के खिलाफ फिजा है बिहार में और हो सकता है कि कोई करिश्माई नतीजे 10 नवंबर को सामने आए।